नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि किन किन सोर्सेज से हम वर्किंग कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल की ही बात हो रही है या करंट एसेट्स के लिए हम पैसे कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो उसी के तहत 7 तरीके या 6 तरीके हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। 3-4 तरीके रह गए थे, जिनमें से एक कमर्शियल पेपर है, एक फैक्टरिंग है और एक फॉरफिटिंग है। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तरीका यही टॉपिक हम वहाँ पर फ्रेंड्स कवर कर रहे थे। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर करंट एसेट्स आर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अगर अरेंज करना है तो क्या तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये भी था, राइट्स डिवेंचर फॉर वर्किंग कैपिटल। हमने बहुत सारे तरीके थे, बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट ले सकते हैं। बहुत सारे मेथड देखे थे, तो कुछ रह गए थे, उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। राइट्स डिवेंचर कैन बी इशूड बाई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो राइट डिवेंचर इशू करने का अधिकार किसको होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को होता है। वो अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हैं। राइट्स मतलब अधिकार होता है। ठीक है, नॉर्मल डिवेंचर और राइट्स डिवेंचर में फ़र्क यही होगा कि इनके थोड़े ज़्यादा अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसे शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर होता है। नॉर्मल शेयर और प्रेफरेंस शेयर में यही डिफरेंस है कि उनको प्रेफरेंस मिलती है, उनको ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं। ओके, दो द ऑब्जेक्टिव इज टू अगमेंट द लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। देखिए, जब हम राइट्स डिवेंचर इशू करते हैं, राइट्स डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं फंड के, उनको अगमेंट करें, उनको और बड़ा करें और अच्छा करें। लेकिन द सेम कैन बी यूज फॉर द कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या करंट एसेट्स के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इनका मतलब ये है कि भाई जब भी कंपनी राइट्स डिवेंचर इशू करती है तो उसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म फंड को अरेंज करना होता है, पर उस पैसे को हम शॉर्ट टर्म फंड में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पर हमें क्लियर करनी थी। आगे हम फ्रेंड्स फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग पढ़ेंगे, लेकिन उसको जरा सा उसके फंडे को समझेंगे। जहाँ पर भी देखिए कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर थोड़ा सा समय मैं आपका ज़्यादा लूँगा ताकि कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूँ। जल्दी जल्दी में लाइन पढ़ दूंगा तो मज़ा तो नहीं आएगा आपको बस ये होगा कि हाँ चलो रट्टा मार लिया। ठीक है, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहाँ पर थोड़ा सा मुझे समय देना होगा आपको। ठीक है, फिर जैसे एक वो ब्रूस ली हैं, आपने उनकी मूवीज वगैरह देखी होगी, उन्होंने कहा है कि मैं उस टेक्निक से नहीं डरता जो आपने 1000 टेक्निक तुमको आती है और हज़ारों टेक्निक तुम जो है मतलब मेरे ऊपर अपनाओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस टेक्निक से डरता हूँ जो एक टेक्निक तुमने पकड़ी हुई है और उसको 1000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब मुझे 25 चैप्टर तो नहीं आते, पर मेरे 15 चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो मैं तुमसे डरता हूँ, जब तुम 15 चैप्टर बहुत अच्छे से जानते हो, 35 चैप्टर में कंफ्यूज हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम फॉर द IIBF। बात समझे? बात मेरी कम आए लेकिन सॉलिड आए। ठीक है, तो मतलब रिपीटिशन मेक्स द मैन सक्सेसफुल, ऐसे कह लीजिए। मतलब मेरा कहने का होता है कि हमेशा रिवीजन इज की टू सक्सेस। रिवीजन करते रहिए, वही सफलता आपको दिलवाएगी। जो लोग फेल हो जा रहे हैं AFM में 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट दे रहे हैं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फेल हो जा रहे हैं, साहब सफलता आपकी बस वहीं रुकी हुई है, रिवीजन में। आप आते हैं 3 दिन पहले आप बुक उठाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, वहाँ समझ में नहीं आता है कि एन्युटी क्या होती है, एन्युटी ड्यू क्या होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी। सीरियसली बता रहा हूँ, आप पढ़ के देख लीजिए। ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू में कन्फ्यूजन दूर करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप बॉन्ड्स का चैप्टर पढ़ लीजिए, मैंने CIB में पढ़ाया हुआ, अभी JIB में भी पढ़ाया। JIB मैंने एन्युटी कवर कर दिया है आपको, अभी मुझे जो है बॉन्ड पढ़ाना रह गया है। तो मैं आपको बताऊं, अभी बॉन्ड में आपको कायदे से फेस वैल्यू क्या होती है, कूपन क्या होता है, करंट रेट क्या है, कूपन रेट क्या है, ठीक है, मार्केट रेट क्या है, ये सारी कन्फ्यूजन्स कहीं ना कहीं बनी होती है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, जब मैं पढ़ रहा था तब मैं भी गूगल यूट्यूब पे बैठ करके सर्च करता था। एक टॉपिक उठाऊं तो उसको ढूंढने, YTM कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है YTM, आखिर है क्या YTM भाई, कोई ये तो बता दो, यील्ड टू मैच्योरिटी होता क्या है। कैलकुलेट तो कर लेंगे साहब, है ना। तो फंडे पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे फैक्टरिंग फॉरफिटिंग एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, रटेंगे, एग्जाम दे आएंगे, पास हो जाएंगे, काम खत्म होगा, लेकिन आपको समझ में क्या आया हुआ है मैं बोलूँ, एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे, ऐसे 2 लाइन में 3 लाइन में समझा दीजिए कि फैक्टरिंग क्या होती है, तो समझ में आएगा क्या। अगर ऐसा है तो भाई आपने अच्छी नॉलेज गेन करी हुई है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपका समय बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। हमें समझना क्या है, हमें समझना है फैक्टरिंग के बारे में। देखो क्या होता है, मान लो यहाँ पर इंपोर्टर है
और यहाँ पर एक्सपोर्टर है, ठीक है। इसी केस में ही ये काम आएगा ही, ठीक है। अब देखो इंपोर्टर एक्सपोर्टर का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि दोनों देश में ही हो और एक देश में हो एक विदेश में हो, ये भी संभव है। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि अभी दोनों इंडिया में ही हैं, उस केस में हम आपको फैक्टरिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। एक इंपोर्टर है एक एक्सपोर्टर है। इसने क्या किया, यहाँ से मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं, इसने 100 कार बनाई, हमारे देश का कोई एक्सपोर्टर है इंडिया का, उसने 100 कार मैन्युफैक्चर की और उसको बेच दिया, उसको भेज दिया यूएस में मान लेते हैं, या इंडिया में ही किसी दूसरे इंपोर्टर को भेज दिया, ठीक है। अब चलो भेज दिया तो बहुत अच्छा किया, 100 करोड़ रुपए जो है 100 कारें यहाँ से गई, 100 कार्स आर गॉन फ्रॉम देयर। थोड़ा सा समय लगेगा, मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट समझाने में भाई समय लगता है। अब ये कहो कि मैं जल्दी जल्दी कर दूँ तो नहीं हो पाएगा, आप 2 गुना स्पीड पर या 3 गुना स्पीड पर देख लीजिए। तो 100 कार हमने यहाँ से भेजी, किसके पास चली गई, इंपोर्टर के पास में। अब देखो इसने चूंकि एक्सपोर्टर ने यहाँ से भेजा है तो ये क्या है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सेलर है। इसने 100 कार खरीदी है तो ये बायर हो गया, कोई डाउट है यहाँ पर? देखो ये तो बड़ा सीधा सा फंडा है, ठीक है। दोनों हमारे देश में हैं। अब 2-3 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि इसको 100 कार भेजनी है तो ये बोलेगा इंपोर्टर से कि भाई ऐसा है कि 1 लाख की एक कार है, 100 कार का 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दो एडवांस में, ठीक है। हो सकता है इनकी बात हुई, इंपोर्टर ने माना कि चलो ठीक है यार, ऐसा करो 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ, अब तुम कार भेज दो, चलो ठीक है। तो भाई 1 करोड़ रुपए उसके पास चले गए और 100 कार वहाँ चली गई, बात ही खत्म हो गई। फिर तो यहाँ फैक्टरिंग फॉरवर्डिंग की जरूरत ही नहीं रह गई, ठीक है ना। ये तो सरल सा केस है। अब फिर समस्या कहाँ आएगी, अगर मान लो एडवांस की बात ना हो, अगर मान लो एडवांस की बात नहीं है, वो बोलता है कि यार मैं एडवांस दे दूँ तुम लेके भाग जाओ, कार ही ना भेजो, ये भी संभावना है। तो इसको भरोसा नहीं रहा इंपोर्टर को, तो उसने कहा कि ऐसा है कि पहले माल भेजो, जब पहुंचेगा तब दूंगा, ठीक है, चलो बात कोई नहीं। अब हुआ क्या, यहाँ से 100 कार निकली और वहाँ उसके पास पहुंची, उसने सभी कारों को चेक किया कि हाँ भाई सारी कार ठीक हैं, उठा करके तुरंत ही 1 करोड़ रुपए भेज दिए। चलो यहाँ भी पैसे मिल गए, अब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी काम सही है भाई। 2-3 दिन का समय लगा, जितने में यहाँ सामान शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचा उतने दिन गया और लौट आया। समस्या फिर कहाँ होगी सर, अभी भी फैक्टरिंग फॉरवर्डिंग रोल में नहीं आई है। समस्या तब होगी जब आप यहाँ से 100 कार भेजेंगे और जो इंपोर्टर बोलेगा यार मुझे ना क्रेडिट पर दे दे भाई, नगद के चक्कर में मत पड़, ऐसा कर मुझे 90 दिन का समय दे दो यार, 90 दिन का समय दे दो। या वो बोल देगा कि सर हमें 180 दिन का 6 महीने का समय दे दो, मैं 6 महीने बाद तुमको पेमेंट, 3 महीने बाद तुमको पेमेंट करूँगा, कार मुझे अभी भेज दो। अब इस केस में क्या दिक्कत होगी सर, भेज दो यार, तुम्हारे पास 100 कार है, भेज दो, क्या दिक्कत है, आराम से बैठे रहो 6 महीने बाद पैसा आएगा। नहीं साहब, दिक्कत होगी। क्या, चलो ये 100 कार तो हमने भेज दी, एक और कस्टमर हमारे पास आता है, वो बोलता है कि यार हमको 50 कार की ज़रूरत है। अब जितनी जमा पूंजी थे सब उठा के 100 कार बनाने में लगा दिए, 10-20 कार बनाने के और पैसे रह गए तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 कार और बनाने के पैसे हैं, ऑर्डर 50 कार का आ गया, यहाँ से पैसे मिलने हैं 90 दिन बाद, 3 महीने बाद। मैं तो फंस गया, अब क्या करूँ, पैसे तो हैं नहीं। अब पैसे जब नहीं है तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं तुरंत ही जाऊँगा पैसे के जो है कुबेर के पास। कुबेर कौन होता है, बैंक के पास। मैं बैंक से बोलूँगा कि भैया ऐसा है कि यार तुम हमारी बात मानो, हमको लोन दे दो। बैंक ने कहा ऐसा है ना, ये जो 100 कार के लिए तुम पहले लोन लिया उसको पहले चुका दो, फिर तुम्हारी लिमिट बढ़ेगी, तुम्हारी औकात के बराबर का लोन हम दे चुके हैं। अब फिर वो माथा खुजलाना शुरू करेगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, बैंक भी लोन नहीं दे रहा है, यहाँ से भी 90 दिन बाद पैसे आने वाले हैं, भगवान ये 50 कार का ऑर्डर पूरा कैसे करूँ। बस अब इस परिस्थिति में फैक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है, यहीं पर ही फैक्टर ने मारी एंट्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर की एंट्री अब मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये इंपोर्टर साहब हो गए हमारे, ये हमारे एक्सपोर्टर साहब हो गए, ठीक है। इन्होंने इनको 100 कार भेजी है, 100 कार भेजी हुई है, इन्होंने इनको जो है पैसे देने हैं, बट आफ्टर 90 डेज देने हैं। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक बैंक ने मना कर दिया, इंपोर्टर देने वाला नहीं है जिसको बेची है 90 दिन से पहले, तो उसके पास एक विकल्प है, जब ये यहाँ से सौदा भेजेगा तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके भेजेगा, BOE बना के भेजेगा। क्या बनेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बना करके भेजेगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले करके एक फैक्टर के पास चला जाएगा। जो आदमी फैक्टरिंग करता है उसे फैक्टर कहा जाता है, जो व्यक्ति फैक्टरिंग का काम देखता है उसे फैक्टर कहा जाता है। तो ये आदमी फैक्टर के पास चला गया, बोला कि ऐसा है कि यार मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और तुम मुझे पैसे दे दो। फैक्टर ने कहा कि बहुत सही बात कही यार तुमने, ऐसा करो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मान लो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ 1 करोड़ ही मान लो, 1 करोड़ की डील है, 1 करोड़ रुपए तुम्हें मिलने हैं आज से 90 दिन बाद। तो ऐसा करो कि हम तुमको 80% फाइनेंस कर देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज तुम मेरे पास रख जाओ, ठीक है,
और मैं तुम्हें 80% यानी 1 करोड़ रुपए का 80 लाख रुपए तुम मेरे से अभी लेकर चले जाओ, ठीक है। और जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे मैं इंपोर्टर के पास चला जाऊंगा और उससे कह दूंगा भैया ऐसा है कि 90 दिन पूरे हो गए, ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, हमको पैसा दे दो। मैं वहाँ से पैसे ले लूँगा। जब 90 दिन पूरे होंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 80 लाख मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, किसको, एक्सपोर्टर को 80 लाख पहले दे चुका हूँ। बचा कितना, 20 लाख और देना था, लेकिन मैं पूरा 20 लाख नहीं दूंगा। मैं इसमें से ऐसा करूँगा कि कुछ अपना कमीशन वमीशन भी काट लूँगा, 0.5%, 0.1%, जैसा भी मेरा आपका एग्रीमेंट हुआ हो उतना मैं कमीशन काट लूँगा। तो मान लो 1% पर हुआ है तो 1 करोड़ का 1% मेरे ख्याल से 1 लाख रुपये हम काट लेंगे। अब 19 लाख रुपये उसको और लौटा देंगे। गणित में मत जाइए, फंडे पर जाइएगा, ठीक है। फंडा क्या था, हमारे पास में 1 करोड़ रुपए आने थे, 90 दिन बाद आने थे। हम गए फैक्टर के पास, फैक्टर मैक्सिमम 80%, 75 से 80% ही करेगा। क्यों करेगा भाई 75 से 80%? यार मान लो संभावना है कि हो सकता है ये पैसे ना दे इंपोर्टर, उस केस में क्या करोगे? तो हमारे पास कुछ तो बचा रहे, समझ रहे हो बात को। इसीलिए वो रिस्क 80% तक का ही लेते हैं, उससे ऊपर का रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 20% वहाँ बचा के रखते हैं, फिर कमीशन काट लेते हैं, तो कुल मिलाकर के इनको फायदा होता है। तो एक कमीशन से इनकी कमाई हो जाती है, ठीक है। तो अब ये पूरा फंडा चला, यही जो है यहाँ पर फैक्टरिंग का पूरा फंडा यहाँ पर हमने पूरा किया, इसे ही फैक्टरिंग कहते हैं। क्लियर हो जाती है बात, फैक्टरिंग क्लियर हो जाती है कि फैक्टर क्या करेगा, आपको 80%, अब क्या हुआ कि 80% अगर तुम्हें 80 लाख रुपए मिल गए तो भाई अब जो तुम्हारे पास में जहां 1 करोड़ रुपए तुम्हारे मिलने थे, 80 लाख तो मिल गए ना। अब जो तुम्हें 50 कार का ऑर्डर पूरा करना था उसके लिए कहीं पहले से तो जिंदा होना, जहां बैंक से पैसे नहीं मिल रहे थे, इंपोर्टर से नहीं मिल रहे थे, वहां एक विकल्प तो तुम्हारे पास आया, तो तुम सुखी हुए कुल मिला करके। यही फैक्टरिंग पूरा फंडा अपना चलता है ऐसे, ठीक है। अब फैक्टरिंग तो कर दी, चलो ठीक है। यहां अब थोड़ा सा हटा ही देता हूँ, दोबारा से बना लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ समझा पूरा कहानी की फैक्टर कैसे पिक्चर में आता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की पूरी कहानी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब 90 दिन बीत गए, 90 डेज बीत गए, चलो ठीक है, इसको पैसे मिल गए, उसने कार बनाई, दूसरों को बेचा, आगे कहानी उसकी चलती रही। 90 दिन बीतेंगे तो दो बातें होंगी। एक बात ये होगी कि इंपोर्टर बड़ा ही शरीफ है और उसने 1 करोड़ रुपए जो है इसको फैक्टर को पे कर दिए, और इंपोर्टर बड़ा ही बेईमान है, उसने कहा कि ढेला नहीं दूंगा, जो है जो करना है कर लो, ठीक है। दोनों परिस्थितियां बनेंगी, ठीक है। इंपोर्टर 1 करोड़ अगर दे देगा तो सब कुछ सही है, फैक्टरिंग हो गई। 1 करोड़ रुपए जो है फैक्टर के पास आए, 80 लाख पहले ही दे चुका है तो 20 लाख और देने थे। इस 20 लाख रुपए में से उसने 1% कमीशन काट लिया, इसका 1 करोड़ का पूरा 2%, 1 लाख रुपए काट लेगा 1%, तो 19 लाख रुपए इसे और दे देगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो ना दे, पैसा ना दे, तो उस केस में दो तरीके की फैक्टरिंग होती है। एक होती है फ्रेंड्स विथ रिकोर्स, क्या बोलते हैं, विथ रिकोर्स, और एक होती है विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स फैक्टरिंग, विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, अगर विथ है तो क्या होगा, अगर विदाउट है तो क्या होगा, दोनों बातों को समझते हैं, ठीक है। अगर विथ रिकोर्स फैक्टरिंग की गई है, ठीक है, और इंपोर्टर पैसा देने से मना करता है, विथ शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सेलर ने अपने सर पे जिम्मेदारी ली हुई है कि इंपोर्टर से पैसा मैं निकलवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। विथ रिकोर्स अगर फैक्टरिंग की गई है, इसका मतलब इंपोर्टर से पैसा कौन निकलवाएगा, सेलर, विथ लगा हुआ है। और अगर सेलर ने कहा कि ना भैया ना, हम विदाउट रिकोर्स करेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो विदाउट रिकोर्स का मतलब ये हुआ कि सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मनी, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, तुम 1 करोड़ इससे वसूलो, चाहे जैसे मारपीट करो, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, वो तुम्हारी मर्जी, लीगल तरीके से जैसे भी तुम निकाल सकते हो, वो तुम्हारी किसकी जिम्मेदारी होगी, फैक्टर की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो हमें समझ में यह आया क्या कि विथ रिकोर्स में क्या होता है, विथ रिकोर्स में क्या होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, सेलर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने विथ रिकोर्स किया है कि हमारी जिम्मेदारी, इंपोर्टर से पैसा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, यानी कि सेलर की जिम्मेदारी है। एंड फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर, फैक्टर को पैसे चाहिए, बात खत्म हुई। और अगर विदाउट रिकोर्स की हम बात कर दें, क्या कर दें, विदाउट रिकोर्स की बात करें, तो यहां पर सेलर ने अपने सर से पल्ला झाड़ लिया, भैया हमको विदाउट रिकोर्स चाहिए, हमको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, कल को फैक्टर वो इंपोर्टर देगा या नहीं देगा वो तुम देखना। तो सेलर ने अपनी जिम्मेदारी से विदाउट में छुटकारा ले लिया, जिम्मेदारी किसके सर पर चली गई, फैक्टर के सर पर चली गई। भैया फैक्टर पैसा वसूलेगा 1 करोड़ रुपए इंपोर्टर से, हमारी जिम्मेदारी खत्म है, ठीक है। बस यही इतनी फ्रेंड्स जो है बातें जो हमने करी, ये इतनी ही बातें आपकी पूरी फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हैं। फॉरफिटिंग क्या होता है, यहीं पर ही देख लेते हैं। फॉरफिटिंग, राइटिंग पे मत जाइए, फॉरफिटिंग भावनाओं को समझिएगा। तो फॉरफिटिंग क्या होती है, देखो
एकदम फैक्टरिंग ही है, ठीक है, एकदम फैक्टरिंग है, केवल 2-3 चेंजेस के अलावा। पहला चेंज कौन सा होता है फॉरफिटिंग में? पहला चेंज तो ये होता है, देखो फैक्टरिंग में क्या है, फैक्टरिंग में हमें 80% तक फाइनेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका काम 80% तक ना चले, आपको पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो फॉरफिटर के पास चले जाइएगा बस, ठीक है। फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में पहला फर्क हमने क्या देखा कि अगर तुमको 80% तक पैसे लेकर के काम चलता है तो आप फैक्टरिंग करवा लीजिए, और अगर तुम्हें लगता है नहीं 1 करोड़ रुपए का मेरा बिल है और 1 ही करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो फॉरफिटर के पास चले जाइए। कोई परिवर्तन नहीं, मैं बता रहा हूं दोनों एक ही काम है, थोड़ी सी कंडीशन में चेंजेस, बाकी दोनों काम सेम हो रहा है। वहां भी बिल लेकर के पैसे देगा और इंपोर्टर से वसूलेगा, यहां भी बिल लेकर इंपोर्टर से वसूलेगा, दोनों काम सेम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां सिर्फ 80 मैक्सिमम 80% तक ये आपको लोन फाइनेंस करते हैं या पैसा देते हैं बिल का, और यहां पर 100% दे दिया जाता है, ठीक है। दूसरा यहां पर चेंज जो आता है, यहां पर मैंने आपको बताया कि विथ रिकोर्स हो सकता है और विदाउट रिकोर्स हो सकता है। बताया ना आपको फैक्टरिंग में क्या बताया, विथ रिकोर्स में किसकी जिम्मेदारी है, विथ रिकोर्स में किसकी जिम्मेदारी है, सेलर विथ लगा रहा है कि भैया हम जिम्मेदार हूं, ठीक है, तो जिम्मेदार सेलर है, सेलर जिसने बेचा है, जो एक्सपोर्टर है, जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी है। विदाउट रिकोर्स में कौन जिम्मेदारी लेता है, फैक्टर लेता है। सेलर ने तो मना कर दिया ना, सेलर ने कहा हमारे विदाउट देखो, हमारे विदाउट वसूलो, तभी तो विदाउट रिकोर्स कहा ना, हमारे विदाउट वसूल के देखो। तो इसका मतलब यहां पर सेलर जिम्मेदारी, एक्सपोर्टर जिम्मेदारी नहीं लेता, बल्कि फैक्टर जिम्मेदारी ले लेता है। यहां पर क्या होता है, विथ रिकोर्स नहीं होता, सिर्फ विदाउट रिकोर्स होता है। यहां पर सिर्फ विदाउट रिकोर्स पॉसिबल है, विथ रिकोर्स फॉरफिटिंग होती ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विथ रिकोर्स फैक्टरिंग होती ही नहीं है, विदाउट रिकोर्स ही फैक्टरिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो फर्क होता है वो ये फर्क होता है कि यहां पर इसने कोई कागजात नहीं मांगे आपसे, कोई पेपर नहीं मांगा, कोई गारंटी नहीं मांगी, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मांगा, उसने सीधे सीधे कह दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के आओ और हमसे 80% लेकर जाओ। इसीलिए वो 80% दे रहा था क्योंकि उसके पास कोई बैकअप नहीं था, कोई गारंटी वगैरह आपने नहीं दे रखी थी। फॉरफिटर कहता है भाई हम फॉरफिटिंग करेंगे, लेकिन हमको लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी दिलवाओ। किससे दिलवाओगे, इंपोर्टर से दिलवाओ, जिसको 1 करोड़ देने हैं, वो हमको बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट दे कि भैया 90 दिन बाद मैं तुमको 1 करोड़ रुपए पे कर दूंगा। इंपोर्टर देगा, एक्सपोर्टर नहीं देगा, क्योंकि एक्सपोर्टर की अगर स्थिति होती जो है बैंक गारंटी वगैरह देने की, तो वो बैंक से लोन ले बैठा होता, वो जो है तुम्हारे फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग के चक्कर में ना पड़ा होता, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी के दम पर ही, इसीलिए देखो लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी है, इसीलिए उसका सीना चौड़ा है और 100% वो पैसे देने को तैयार है। क्लियर। तो बस ये हो गया फ्रेंड जो है फैक्टरिंग फॉरफिटिंग, पूरा फंडा क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो जो है अच्छे कमेंट करिए जो है कि सर हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ है। नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर दीजिए कि सर बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इससे ज़्यादा तो अच्छा लोग दुनिया में पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फैक्टरिंग की हमने यहाँ पर बात की, तो फैक्टरिंग किसकी वजह से आई है भैया, कल्याण सुंदरम कमेटी की वजह से आई है। फैक्टरिंग हमारे देश में कल्याण सुंदरम कमेटी की वजह से आई है। दिस इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग द रिसीवेबल्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, एंटरप्राइज। रिसीवेबल्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, वही जो हमें पैसा रिसीव होने वाला है उसका, ठीक है, रिसीवेबल्स का, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें पैसा मिलने वाला है उसी के फाइनेंस करते हैं। द फाइनेंसर इज कॉल्ड फैक्टर, जो पैसे देता है उसे फैक्टर कहते हैं। एंड कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। बैंक्स आर परमिटेड टू डू दिस बिजनेस थ्रू सब्सिडरी आर आल्सो डिपार्टमेंटली, बैंकों को जो है फैक्टरिंग का काम करना अलाउ किया गया है। ये काम वो जो है डिपार्टमेंट के थ्रू या जो है फाइनेंशियल सब्सिडरी वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। अंडर जो है फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टर्स नॉट ओनली परचेज। फैक्टरिंग में क्या होता है भाई, देखो फैक्टरिंग में द फैक्टर नॉट ओनली परचेज द बुक डेट या रिसीवेबल्स, जो पैसा आपको मिलना है उसको ही नहीं खरीदता, बल्कि बट मे आल्सो कंट्रोल द क्रेडिट गिवन टू द बायर एंड एडमिनिस्ट्रेट द सेल लेजर्स। मतलब एक बार देखो यहाँ पर इंपोर्टर है और यहाँ पर एक्सपोर्टर है आपका, तो एक बार जो है एक्सपोर्टर से बिल ऑफ एक्सचेंज इसने ले लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो उसके बाद में फैक्टर सारी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है। यानी कि सिर्फ आपसे आपका ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ही नहीं खरीदा, बल्कि उसने क्या किया, आपके क्रेडिट जो आपको बायर को क्रेडिट दिया हो, बायर को जो आपने लोन दिया है उसको भी मैनेज करते हैं। सेल्स का जो लेजर है वो भी फैक्टर ही देखने लगता है। यानी एक तरीके से सेलर जो है अपनी
जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं मुक्त रहता है, सारा काम फैक्टर खुद ही हैंडल करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको 90 दिन बाद पैसे चाहिए, अगर ये सब काम नहीं करेगा तो परेशान रहेगा, उसका पैसे नहीं लौटेंगे। द परचेज ऑफ बुक डेट या रिसीवेबल्स कैन बी विथ रिकोर्स आर विदाउट रिकोर्स, ठीक है। तो जो आप बुक डेट मतलब होता है किताबों में जो कर्जा है वो कह लीजिए, या फिर जो रिसीवेबल जो पैसा मिलना है वो कह लीजिए। ये जो बुक डेट या रिसीवेबल्स होते हैं वो विथ रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स टू क्लाइंट होता है, यानी कि सेलर, ठीक है। इफ इट इज विदाउट रिकोर्स द क्लाइंट इज नॉट लाइबल टू पे टू द फैक्टर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बायर टू पे। अगर विदाउट रिकोर्स हुआ है, बिना किसी जिम्मेदारी के, विदाउट रिकोर्स मतलब बिना मेरी जिम्मेदारी के, विदाउट रिकोर्स मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे में क्लाइंट, हु इज क्लाइंट, एक्सपोर्टर या सेलर, ठीक है। क्लाइंट यानी एक्सपोर्टर या सेलर जो है जिम्मेदार नहीं होगा पैसा पे करने के लिए। अगर जो है फेल कर जाता है कौन? बायर। अगर बायर पैसा पे करने से फेल कर जाता है तो यहाँ पर सेलर या एक्सपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने आपको सब समझाया है, हर लाइन के मायने आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट बैंक ऑफरिंग फैक्टरिंग सर्विसेज have enough margin to cover the deficiency in the payment of the related invoice, RBI has earlier stipulated that the prepayment amount offered by the bank for the receivables acquired under the factoring should not exceed 80% of the invoice value। तो बैंक RBI ने कहा कि भैया मार्जिन पैसा कुछ बचा के रखो कि ताकि मान लो पैसा ना लौटे तो कम से कम कुछ तो अपने पास बचा के रखो। तो इसीलिए RBI ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इनवाइस की वैल्यू है उसका 80% से ज़्यादा जो है तुम्हें नहीं देना है, प्री फाइनेंस नहीं करना है, फैक्टरिंग नहीं करनी है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन मेड बाय द टेक्निकल कमेटी ऑन फैसिलिटेटिंग एंड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर, जिसके चेयरमैन जी पद्मनाभन जी थे, ठीक है। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परमिट एडी बैंक, आरबीआई ने क्या किया, एडी बैंकों को परमिट किया टू फैक्टर द एक्सपोर्ट receivables on a non-recourse basis so as to enable the exporter to improve their cash flow and meet the working capital requirement। देखो मैंने आपको बताया कि फैक्टरिंग दो तरीके की हो सकती है, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके की फैक्टरिंग है, विथ रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स में सेलर कहता है कि मेरी जिम्मेदारी है, विदाउट रिकोर्स में बोलता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेलर या एक्सपोर्टर दोनों एक ही बात है। तो हमारे देश में आरबीआई ने जब ये कमेटी थी, श्री जी पद्मनाभन जी जिसके हेड थे, इन्होंने जब कहा कि ठीक है नॉन रिकोर्स बेसिस पर अलाउ कर दो, ठीक है, तब जाकर के नॉन रिकोर्स बेसिस पर हमारे देश में फैक्टरिंग शुरू हो पाई है। उसके पहले बैंक आरबीआई ने ये कह रखा था कि सिर्फ रिकोर्स बेसिस पर, यानी सेलर जिसमें जिम्मेदारी ले, बैंक की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पर है तो यहाँ फैक्टर कौन है? बैंक है। और अगर बैंक फैक्टर है तो बैंक की जिम्मेदारी होगी पैसे वहाँ से वसूलने की। तो जब ये टेक्निकल कमेटी जिसके जी पद्मनाभन जी जो है हेड थे, जब इन्होंने कहा तब जाकर के हमारे देश में नॉन रिकोर्स बेसिस की फैक्टरिंग शुरू हो पाई है, ठीक है। उसके बाद में फैक्टरिंग और दो तरीके होती है, विथ और विदाउट, दोनों मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। When the importer does not pay his debt, जब वो अपना पैसा नहीं देता है, कौन? इंपोर्टर, तो क्या होता है? देन द सेलर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, तो सेलर की जिम्मेदारी होगी। विथ रिकोर्स है, सेलर ने अपने विथ रिकोर्स मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और विदाउट रिकोर्स मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कौन मना कर रहा है? सेलर मना कर रहा है। विदाउट रिकोर्स टू सेलर या क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? फैक्टर की जिम्मेदारी होगी। जो बैंक है जिसने फैक्टरिंग करी है वो वसूलेगा इंपोर्टर से, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो विथ और विदाउट दोनों आपको समझा दिया। तो फ्रेंड्स बस देखिए, मैंने आपको एक बार पूरा मतलब कॉन्सेप्ट समझाया और आफ्टर दैट जो है मैंने आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझा दी। मेरे ख्याल से फैक्टरिंग अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। फैक्टरिंग जो है मैंने आपको बताया कि ये जो आपके रिसीवेबल्स होते हैं बिजनेस के, उनको जो है फाइनेंस करने का एक तरीका है। हमारे देश में ये कल्याण सुंदरम कमेटी के रिकमेंडेशन पर शुरू हुआ है। जो फाइनेंस देता है उसे फैक्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कोई बैंक वगैरह भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फैक्टरिंग में जो फाइनेंसिंग होती है वो सिर्फ बुक डेट खरीदे नहीं जाते या रिसीवेबल्स नहीं परचेज किए जाते, बल्कि जो बायर है उसके साथ में जो हमारा क्रेडिट का मामला है उसको भी हैंडल करता है फैक्टर, और साथ ही साथ में लेजर वगैरह मेंटेन करने का काम भी देखता है, ठीक है। अब परचेजिंग जो है, जो परचेजिंग ऑफ डेट होती है तो दो तरीके की हो सकती है, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। तो इनमें विदाउट रिकोर्स में इन्होंने बताया कि इसमें सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो अपनी जिम्मेदारियों से हट जाता है, ठीक है। तो अगर बायर नहीं पैसे देता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? फैक्टर की जिम्मेदारी होगी विदाउट रिकोर्स में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आरबीआई ने कहा कि भैया कुछ मार्जिन बचा के रखो, इसलिए सारा पैसा मत दे दो। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा कि 80% से ज़्यादा इनवाइस वैल्यू का 80% से ज़्यादा हमें
फैक्टरिंग नहीं करनी है। विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स में से विदाउट रिकोर्स वाली फैक्टरिंग जो थी वो आरबीआई ने तब परमिट की जब श्री जी पद्मनाभन जी जो कमेटी के ने रिकमेंड किया कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, तब जाके शुरू हो पाई है। विथ रिकोर्स में सेलर जिम्मेदारी लेता है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा या मैं वसूल के दूंगा, और विदाउट रिकोर्स में सेलर कहता है कि पैसा मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, फैक्टर की जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा फैक्टरिंग समझा दिया। अब बात कर लेते हैं फॉरफिटिंग की। फॉरफिटिंग का भी पूरा फंडा वहीं समझाया था। मैंने बताया था कि पूरी तरह से कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग दोनों एक ही है। टोटल फैक्टरिंग मतलब टोटल फैक्टरिंग ही है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे हियर द पर्सन इज कॉल्ड फॉरफिटर, वहाँ पर क्या कहलाता था, फैक्टरिंग में फैक्टर कहलाता था, यहाँ फॉरफिटिंग हो रही तो फॉरफिटर कहलाएगा। ठीक है, इमीडिएट फाइनेंसिंग अप टू 100% ऑफ इनवॉइस वैल्यू होती है, वहाँ कितनी हो रही थी, 80% तक हो रही थी, यहाँ 100% जो है इनवॉइस वैल्यू की फाइनेंसिंग आपको मिल जाती है। दूसरा चेंज ये हो गया। तीसरा चेंज क्या होगा, फॉरफिटिंग में विदाउट रिकोर्स ऑप्शन ही अवेलेबल होता है। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि फॉरफिटिंग में विथ रिकोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ विदाउट रिकोर्स ही संभव है, विथ रिकोर्स नहीं किया सकता है। एक्सपोर्टर यानी नॉट लायबल टू, अगर मतलब विदाउट रिकोर्स का मतलब वही हो गया ना कि एक्सपोर्टर या सेलर जिम्मेदार नहीं, अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो जो फॉरफिटर है उसकी जिम्मेदारी होगी पैसे वसूलने की, उसके लिए वो लीगल एक्शन वगैरह ले सकता है। यही पूरी कहानी लिखी हुई है। विथ रिकोर्स ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फॉरफिटिंग, विथ रिकोर्स होता ही नहीं, सिर्फ विदाउट रिकोर्स होता है। और फॉरफिटिंग इज डन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी के आधार पर ही किया जा सकता है इसे। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स मैंने सारी बातें आपको बता रखी हैं। मैंने आपको बताया फॉरफिटिंग और फैक्टरिंग में फ़र्क एकदम फैक्टरिंग ही है, बस इतना है, वहाँ 80% फाइनेंस होता है, यहाँ 100% फाइनेंस होता है। फैक्टरिंग में विथ रिकोर्स विदाउट रिकोर्स दोनों संभावनाएं हैं, फॉरफिटिंग में सिर्फ विदाउट रिकोर्स होता है। फैक्टरिंग में फैक्टर कहलाते हैं, फॉरफिटिंग में फॉरफिटर कहलाते हैं। फैक्टरिंग में किसी तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉरफिटिंग में आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप जो है बिल ऑफ बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर से दिलवाएं कि हाँ वो जिम्मेदारी ले कि अगर नहीं दूंगा तो उसका बैंक देगा। तो ये इतने फ़र्क आ जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। ओके, फिर अगला टॉपिक उठाएंगे। फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग हो चुकी है, थोड़ा ज़्यादा ही समय लग जाता है। मैंने कहा ना मेरी लेक्चर की प्रॉब्लम यही रहती है कि थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाँ आपको मैं क्लियर करके देता हूँ। ठीक है, कमर्शियल पेपर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। आप मान कर चलिए एक आधा क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना चाहिए, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बैंक गारंटी, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे प्रॉमिसरी नोट के रूप में इशू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कमर्शियल पेपर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड है, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी कोई नहीं दे रहा है कि हाँ तुम्हारा पैसा हम बचा करेंगे। कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करो तो अपने रिस्क पर करो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अनसिक्योर्ड मनी इंस्ट्रूमेंट होता है और इसे प्रॉमिसरी नोट के रूप में इशू किया जाता है। प्रॉमिस का एक नोट, एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें वादा किया गया, जैसे आपके आरबीआई आपके नोट पर लिखता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूं, तो वो एक तरीके का प्रॉमिस है। ठीक है, कमर्शियल पेपर एज ए प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1990 with a view to enable highly rated corporate borrowers to diversify their source of short term borrowing and to provide an additional instrument for investors। तो 1990 के आसपास में कमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसे प्राइवेटली प्लेस्ड किया जाता है, पब्लिकली नहीं। प्राइवेटली मतलब कुछ सर्टेन लोगों को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि ये तुम खरीदोगे कमर्शियल पेपर, इस तरीके का होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको इस उद्देश्य से लाया गया था 1990 के आसपास में कि ताकि जो हाई रेट वाले हमारे कारपोरेट बारोवर्स हैं, यानी जो लोन लेते हैं दुनिया से या जनता से कहीं से भी, उनके पास एक विकल्प रहे कि वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकें, लेकिन जो हाई रेटेड हैं, सबको नहीं, हाईली रेटेड जो है कंपनियां ये कर सकें। और साथ ही साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश में, उनको भी एक विकल्प मिले कि चलो शेयर मार्केट में डाल रहे हो, एफडी कर रहे हो, सोना खरीद रहे हो, चलो कमर्शियल पेपर भी खरीद लो, उनके लिए भी एक और विकल्प दिया गया। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIF वर आल्सो परमिटेड टू इशू CP टू इनेबल देम टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए ही होता है, छोटी रिक्वायरमेंट को आपकी पूरा करने के लिए ही इसको लाया जाता है, शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए ही होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ कर दिया गया। ठीक है, अच्छे कारपोरेट बारोवर जिनकी रेटिंग अच्छी उनको, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी कर दिया गया। द कॉस्ट ऑफ बारोइंग थ्रू CP इज नॉर्मली लोअर कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस एंड देयरफॉर इट्स
सर्व द यूजफुल टूल फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब ध्यान रखिएगा कि कमर्शियल पेपर को बारो करने में आपका जो खर्चा लगता है वो कम लगता है, लोअर लगता है अदर तरीकों के मुकाबले। इसीलिए ये जो है एक अच्छा टूल है वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि भैया जो है कमर्शियल पेपर अगर इशू करना है तो कौन एलिजिबल होता है। तो देखते हैं, कंपनीज कर सकती हैं। कौन करेगा? कंपनीज। उसमें आप एनबीएफसी को भी ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज, या AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं। आर परमिटेड टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्स थ्रू कमर्शियल पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फंड बेस्ड फैसिलिटी अवेल्ड बाय देम इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ इशू। तो कोई भी कंपनियों में आपकी एनबीएफसी और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। तो कोई भी कंपनी ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है शॉर्ट टर्म फंड अरेंज करने के लिए, बशर्ते कि जब ये कमर्शियल पेपर इशू कर रही हो कंपनी, उस समय अगर उसने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो वो लोन जो है स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए, एनपीए है ना, और इसमें डाउटफुल और इन सब में नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, सिंपल एसएमए वगैरह में भी नहीं जाना चाहिए, स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विथ अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़ और हायर। कोई और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी के अलावा, और कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर हो गई तो उसमें जैसे बहुत सारे बॉडी कॉर्पोरेट हमारे पास, ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सारे होते हैं, ट्रस्ट हो गया आपका, उसके बाद में तुम्हारा AOP होता है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, ये सभी कर सकते हैं। अगर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो भी अगर उसकी 100 करोड़ या उससे ऊपर की जो है नेटवर्थ है तो वो भी कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। ये जरा याद रखिएगा, 100 करोड़ या उससे ऊपर की नेटवर्थ होनी चाहिए। एनी अदर एंटिटी स्पेसिफिकली परमिटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर RBI ने किसी एंटिटी को परमिट कर दिया है तो वो भी कर सकती है। ठीक है, RBI तो बॉस है भाई, किसी को भी अलाउ कर सकता है कि यार चल तेरी मर्जी है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, देखो जो मैं कह रहा था, अदर कोऑपरेटिव, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट में आपका देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, यूनियंस आ गई, LLP आ गई, ये भी इशू कर सकते हैं। मिनिमम नेटवर्थ इनकी 100 करोड़ या उससे ऊपर की होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने अगर कोई लोन ले रखा है तो वो स्टैंडर्ड की स्थिति में होना चाहिए, तब वो जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की कमर्शियल पेपर के बारे में। कमर्शियल पेपर के बारे में जाना कि ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, हमारा नहीं, मनी मार्केट का है। ठीक है, कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, तो ये मनी मार्केट का अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिजनरी नोट के रूप में इशू किया जाता है। इसको 1990 के आसपास में इंडिया में लाया गया ताकि जो अच्छे रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकें और शॉर्ट टर्म फंड अरेंज कर सकें, और साथ ही साथ में इन्वेस्टर्स को भी एक विकल्प दिया गया कि चलो तुम यहाँ भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाद में चल करके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ किया गया कि तुम भी कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने एक और बात की कि देखो कमर्शियल पेपर को इशू करने में जो आपके खर्चे लगते हैं वो जो है कम रहते हैं, लोअर होता है, अदर तरीके से जो आप जो है पैसे शॉर्ट टर्म के लिए अरेंज करते हैं उनसे कम, मतलब सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता है। इसलिए ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए एक बेहतर टूल के तौर पर उभर करके निकलता है। फिर कौन इशू कर सकता है कमर्शियल पेपर? तो कोई भी कंपनी जिसमें एनबीएफसी और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं, कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, बशर्ते उसने अगर लोन लिया है बैंक से तो वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। उसके बाद में कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हो गई है ना, या यूनियन हो गई, ट्रस्ट हो गए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो गई, अगर ये चाहें तो ये भी इशू कर सकते हैं, बशर्ते इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ऊपर की होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर इन्होंने लोन ले रखा है तो वो भी स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए। अगर किसी और एंटिटी को RBI परमिट कर दे, कल को बोले पेटीएम बैंक तुम इशू कर दो कमर्शियल पेपर, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो RBI के परमिशन से होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, इन्हीं क्राइटेरिया में ही रहना पड़ेगा। अब भाई पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इन्होंने कहा एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर, क्या कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है? यस, जितने भी रेजिडेंट हैं हमारे देश के वो, और साथ ही साथ NRI नॉन रेजिडेंट वो भी कर सकते हैं। जितने रेजिडेंट हैं वो कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में ये देखना होगा कि फेमा एक्ट 1999 के तहत उनको परमिट किया गया हो कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत अगर NRI को जो है अलाउ किया गया है टू द एक्सटेंट परमिटेड, है ना, जितना मतलब NRI जितना परमिटेड होगा फेमा एक्ट उतना ही इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट इन CP कमर्शियल पेपर में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो हमारे देश का कोई भी नागरिक, फॉरेन का मतलब जो है हमारे देश का
कोई भी एनआरआई जो विदेश में रहता है या हमारे देश में रहता है, एनआरआई है अगर वो, तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। बस वहाँ पर सिर्फ कंडीशन हमने आपको क्या बताई फ्रेंड, जो है फेमा 1999 में जितना परमिट है, अगर फेमा कहता है कि सिर्फ 2 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 ही करोड़ तक कर सकते हैं, 50 लाख कहता है तो 50 लाख कर सकते हैं, बस इतना ही कंडीशन और रहती है। कुछ और बातें जो रह गई हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें से एक बात जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये आपके येलो मार्क में है। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कुछ नहीं पूछेगा तो यही पूछेगा, कमर्शियल पेपर जो है मिनिमम कितने डिनोमिनेशन में इशू होता है, 5 लाख में और फिर 5 लाख के मल्टीपल में इशू होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे कमर्शियल पेपर हो चाहे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, अब दोनों के दोनों 5 लाख के मल्टीपल में ही इशू होता है। मिनिमम 5 लाख रुपए का इशू होता है और फिर 5 लाख के मल्टीपल में ही इशू होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर सीपी, क्योंकि बुक में आप पढ़ोगे 1 लाख लिखा होता है, पहले था 1 लाख, नई गाइडलाइन के हिसाब से चाहे कमर्शियल पेपर हो चाहे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, सब 5 लाख रुपए और उसके मल्टीपल में इशू होते हैं। अब ये गाइडलाइन आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला हॉट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सीपी आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिजनरी नोट, ये हम पहले ही जान चुके हैं, held in dematerialized form through any of the depository approved by SEBI। तो देखो यहाँ इस लाइन से कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं। पहला, प्रोमिजनरी नोट के तौर पर ही सीपी कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है। दूसरा, ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया जाता है। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब डिजिटल फॉर्म में इशू किया जाता है, ठीक है। जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जब आपका जो कमर्शियल पेपर है वो पहले कागज मिलता था, ऐसे जैसे A4 आप प्रिंट आउट पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ते हैं तो वो प्रिंट आउट है, वैसे पेपर मिला करते हैं, लेकिन अब वो नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में, तो उसे डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया जाता है। किसी भी डिपॉजिटरी, NSDL हो गया है ना, CSDL वगैरह हो गया, इनके साथ में है ना आप मतलब हेल्ड कर सकते हैं। मतलब जो डीमेटेरियलाइज है, डीमैट अकाउंट कौन मेंटेन करता है, यही जो NSDL और CSDL जिन्हें डिपॉजिटरी कहा जाता है। और डिपॉजिटरी को परमिशन कौन देता है, डिपॉजिटरी को सेबी परमिशन देता है। ये भी यहाँ पर सीखने वाली बात है, मैंने आपको इसीलिए कहा कि यहाँ से हम कई चीज़ें सीख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही घुमा देते हैं कि बोलते हैं कि जो हमारे देश में डिपॉजिटरी को कौन गवर्न करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिपॉजिटरी कौन गवर्न करता है। अरे भाई लिखा तो है यार यहाँ सेबी, अब डायरेक्ट नहीं लिखा है। क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रह सकता है जो, और इसको डिपॉजिटरी में रखो जो सेबी के द्वारा अप्रूव की गई हो। घूम टहल के क्वेश्चन वही है, ऐसे उल्लू बनाते हैं, ठीक है। सीपी जो है इशू की जानी चाहिए, मिनिमम डिनोमिनेशन जो है 5 लाख का होना चाहिए और फिर उसके मल्टीपल में, यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ठीक है, ऐसे जो है इशू किया जाता है। सीपी आर इशूड एट द डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू, ठीक है। कमर्शियल पेपर फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, फेस वैल्यू क्या होती है? अरे भैया मेरे चेहरे की जो वैल्यू है फेस वैल्यू होगी, क्या आप बकवास कर रहे हैं सर। चलो ठीक है, मेरे चेहरे की वैल्यू छोड़ दो। एक जो है कमर्शियल पेपर, ऐसा पेपर छापा उन्होंने, एक ऐसा पेपर छापा, ठीक है, और उसमें लिखा कि भैया ये हमारा बैंक, हमारा जो है कंपनी है, इसमें कमर्शियल पेपर हम इशू कर रहे हैं, फलानी ढेकानी गाइडलाइन, और यहाँ मुहर वगैरह लगा दी, ठीक है। इसी में ही उन्होंने एक जगह लिख दिया 1000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 1000 रुपये लिखा हुआ है। तो जो आपके कमर्शियल पेपर के फेस पर, चेहरे पर जो चीज़ लिखी हुई है, जो दाम लिखा हुआ है, उसे ही फेस वैल्यू कहते हैं। ये जो 1000 लिखा है, अगर यहाँ पर 5 लाख लिखा हो तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, इस कमर्शियल पेपर की 5 लाख है। अगर 1000 लिखा हो तो इस कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू कितनी है, फेस पर, ठीक है, पहले पेज पर, फ्रंट पर, फेस पर जो वैल्यू लिखी होती है उसे ही फेस वैल्यू कहते हैं। और इस पर डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। इन्होंने कहा कि सीधे सीधे डिस्काउंट पर इशू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये का कमर्शियल पेपर खरीदने जाओगे तो 1000 रुपये नहीं पे करना है, बल्कि ऐसा करो 900 रुपये पे कर दो, हम तुमको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो 10% का डिस्काउंट आपको दे देते हैं, मर्जी है, 10% एग्जाम्पल है, 1000 एग्जाम्पल है, केवल बातें बदलती रहती हैं। मुद्दा समझिए कि मतलब फेस वैल्यू का मतलब जो चेहरे पर लिखा है, जो फेस पर लिखा हुआ है वो फेस वैल्यू हो गई। डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि जितना दाम लिखा हुआ है फेस पर उतना नहीं पे करना है, उससे कम पे करना है। और यही आपका प्रॉफिट भी है, ये आपका फायदा भी है। फायदा कैसे है सर? अरे भाई 900 रुपये का, 1000 रुपये का आपका 1000 रुपये फेस वैल्यू है। क्या है फेस वैल्यू? कितनी है? 1000 रुपये कमर्शियल पेपर की है। तुमने खरीदा कितने का? आज 900 रुपये का खरीदा, और मान लो साल भर के बाद बेचोगे तो 1000 रुपये तुमको देगा ना ये कमर्शियल पेपर। तो खरीदा कितने का? 900 रुपये का, और बेचा कितने का? 1000 रुपये का। तो 100 रुपये का सॉलिड बेनिफिट हुआ कि नहीं? यही आपका फायदा भी होता है, इसीलिए इसको जो है हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं। क्लियर हो जाती है बात? ओके। उसके बाद में नो इश्यूअर शुड हैव इशू ऑफ सीपी अंडर रिटन आर को एक्सेप्टेड। देखो यानी कि अंडर रिटन या को एक्सेप्टेड कमर्शियल पेपर इशू करना अलाउ नहीं है, ये कहा गया है, ठीक है। मतलब
कमर्शियल पेपर अंडर रिटन टाइप के या कमर्शियल पेपर को एक्सेप्टेड टाइप के अलाउ नहीं होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन नॉट परमिटेड इन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन अलाउ नहीं होते हैं। ये क्या होता है, देखो कॉल और पुट, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ 4 अक्षर है, यहाँ 3 अक्षर है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लिखा सर आपने। यहाँ पर मैं अगर सेल लिख दूँ और यहाँ पर मैं बाई लिख दूँ, ये भी अच्छी बात कही सर आपने। यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ 4 अल्फ़ाबेट, यहाँ 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो क्या करिए उल्टा क्रॉस मैच करिए, 4 को 3 से और 3 को 4 से मैच कर दीजिए। यानी कि कॉल में कितने वर्ड हैं, 4 हैं, तो उसको 3 बाई से कर दीजिए। खरीदना और बेचना, कॉल और पुट दोनों को हमें समझना है। यानी मेरा कंसर्न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉल का मतलब बाई होता है कि सेल होता है, तो भाई कॉल का मतलब बाई होता है, ठीक है। ये आपको याद करने का तरीका बताया है, क्योंकि वहाँ एग्जाम बैठोगे कॉल और पुट अगर कुछ लिंक नहीं ले रहोगे तो भूल जाओगे, कन्फ्यूज आ जाओगे भाई, ठीक है। तो इसलिए कॉल में 4 लेटर्स हैं तो इसका मतलब 3 लेटर वाला बाई, और अगर पुट में 3 लेटर हैं तो सेल, 4 लेटर वाला सेल, तो 3-4 का कॉम्बिनेशन करोगे। कॉल मीन्स बाई होता है और पुट मीन्स सेल होता है। पुट मीन्स क्या होता है, बेचना होता है, ठीक है। तो बाई का, अब कॉल ऑप्शन का मतलब बाई करने का ऑप्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कॉल, फिर से लिखता हूँ, कॉल का मतलब बाई करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हमारा और किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कमर्शियल पेपर में मान लो हमारा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो इसमें अलाउ नहीं है, सीपी में अलाउ नहीं है, पर फिर भी एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हो जिसमें कॉल और पुट अगर अलाउ है, तो कॉल अलाउ होने का मतलब ये होता है बाई करने का अधिकार, जो बायर है वो बाई कर सकता है, ठीक है, जो बायर है वो बाई कर सकता है, ये होता है कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल, जैसे मान लो हमारा और आपका एग्रीमेंट हुआ है कि हम शेयर मार्केट की बात करता हूँ, कमर्शियल पेपर से मत समझिए, मान लीजिए कोई शेयर है, ठीक है, हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ कि ऐसा है कि 6 महीने बाद हम रिलायंस के शेयर जो है आपसे 60 रुपये में खरीदेंगे, ठीक है। ए ने कहा किससे, बी से, कि भाई आज से 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ मैं तुमसे रिलायंस के शेयर खरीदूंगा 60 रुपये के, ठीक है। और उसमें कॉल ऑप्शन लगा दिया उसने, चलो बहुत अच्छा किया, कॉल ऑप्शन अलाउ कर दिया। अब अगर कॉल ऑप्शन अलाउ हो गया तो जब 6 महीने बीत जाएगा, ठीक है, अब मान लो जब वहाँ 6 महीने बीता तो पता चला कि जो है ये जो रिलायंस का शेयर 60 रुपये का तुम खरीदने वाले थे, ये 200 रुपये का हो चुका है। कितने का हो गया, 200 रुपये का। अब अगर ये बी बेचेगा, 60 रुपये का बेचता तब तो फायदे का था, है ना। उस मान लो अभी जब रेट हुआ तो 40 रुपये का रिलायंस का शेयर था, जब हमने आपसे सौदा किया तो 40 का रिलायंस का शेयर था, हमने कहा कि 6 महीने बाद मैं तुमसे 60 का खरीदूंगा, ठीक है, बी से। तो बी ने कहा हाँ ठीक है, अभी 40 का चल रहा है, बहुत ज़्यादा 60 जाएगा, लेकिन किस्मत ऐसी पलटी कि वो शेयर 200 रुपये का पहुंच गया। तो अब यहाँ पर बी को हो रहा है घाटा, है ना भाई, कहाँ 60 रुपये का बेचता वो और कहाँ 200 रुपये का उसको बेचना पड़ रहा है, तो उसकी जेब से पैसे चले जाएंगे एक तरीके से, है ना। तो अब क्या हुआ, इस यहाँ पर कॉल ऑप्शन कॉल हुआ है, इसका मतलब बाई करने का अधिकार है। क्या है, बाई करने का अधिकार है, यानी खरीदने का अधिकार है। यानी 200 रुपये का हो जाए चाहे 2000 का अधिकार हो जाए, ए खरीदेगा जरूर, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन किया हुआ है। ए को बाई करने का अधिकार है, उसे खरीदना, अगर वो चाहेगा तो खरीदेगा, बाई करने का अधिकार है, नहीं चाहेगा तो नहीं खरीदेगा। अब सोचो 200 रुपये का ना हो करके ये शेयर पता चला कि जो है 30 रुपये का हो गया, कितने का हो गया, 30 रुपये का हो गया, तो यार हमको देना पड़ेगा 60 रुपये और शेयर है 30 रुपये का, तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो अधिकार किसके पास है, ए के पास, मेरी मर्जी मैं खरीदूं या ना खरीदूं। लेकिन अगर मैं खरीदूंगा तो बी को बेचना पड़ेगा, ये सर्टेन होता है। कॉल ऑप्शन में ए खरीदे या ना खरीदे, कॉल ऑप्शन यानी बाई करने का अधिकार मुझे है, अगर मैं खरीदूंगा तो उसको बेचना पड़ेगा, ये शर्त होती है। मेरी मर्जी है कि मैं बाई करूं या ना करूं। ठीक इसी तरीके से पुट ऑप्शन में भी होता है। पुट ऑप्शन मतलब सेल करने का अधिकार, यानी कि इसमें बेचने का अधिकार है, मैं बेचूं या ना बेचूं मेरी मर्जी है, लेकिन यदि मैं बेचूंगा तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा, ये पुट ऑप्शन होता है। जहां पर डिटेल में आएगा तो चर्चा कर लेंगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। सीपी शुड बी इशूड इन द फॉर द मेच्योरिटी बिटवीन मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम अप टू 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो जो कमर्शियल पेपर होता है वो मिनिमम 7 दिन के लिए, ये भी फ्रेंड्स हार्ड क्वेश्चन है, मिनिमम 7 दिन के लिए जो है इशू किया जाता है कमर्शियल पेपर को, और मैक्सिमम 1 साल के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो कमर्शियल पेपर है वो आपका 60 टर्म फंड का जुगाड़ करता है। 60 टर्म फंड क्या होते हैं, जो 1 साल के लिए आपको अवेलेबल हो पाए। देखो ना, 1 ही साल के लिए कमर्शियल पेपर आ रहा है, तो ये 60 टर्म फंड का जुगाड़ होता है। मिनिमम 7 days, मैक्सिमम जो है 1 year और 5 लाख के मल्टीपल में ये इशू किए जाते हैं। मेच्योरिटी डेट ऑफ द सीपी शुड नॉट गो बियॉन्ड,
अब इन्होंने एक और कंडीशन रखी कि जो मैच्योरिटी डेट होनी चाहिए कमर्शियल पेपर की वो किस डेट से आगे नहीं जानी चाहिए। मान लो आपने अपने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवाई हुई है, जिस डेट को क्रेडिट रेटिंग एक्सपायर होती है उससे आगे जो है कमर्शियल पेपर की जो एक्सपायरी डेट है, मैच्योरिटी डेट है, वो नहीं जा सकती। अगर जा रही, मान लो तुम्हारी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवाए वो एक्सपायर हो तो उसको रिन्यू करवा लो, तभी उससे ज़्यादा की आप इशू कर सकोगे। अगर जो है पता चल रहा है कि अगले 30 दिन में क्रेडिट रेटिंग अगर एक्सपायर हो रही है तो तुम जो कमर्शियल पेपर इशू करोगे वो मैक्सिमम 30 दिन का ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। ये लाइन ये कह रही है। एलिजिबल पार्टिसिपेंट इशूअर शुड ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सीपी फ्रॉम एनी वन ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड सीआरए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सीआरए क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है। तो जो भी इशूअर है, अगर आपको कमर्शियल पेपर इशू करना है तो आपको सेबी में रजिस्टर्ड किसी न किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवा लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको क्रेडिट रेटिंग अपनी करवा लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में एलिजिबल इशूअर हुज टोटल कमर्शियल पेपर इशुएंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 1000 करोड़ आर मोर शैल ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग इशुएंस बाई एटलीस्ट 2 सीआरए एंड यूज द लोअर ऑफ द 2 रेटिंग। देखिए, अगर आप जो है कमर्शियल पेपर इशू करते हैं और पूरे साल में जो कमर्शियल पेपर इशू किया है आपने वो उसकी वैल्यू, जितना कमर्शियल पेपर आप बेचना चाहते हैं उसकी वैल्यू 1000 करोड़ या उससे अधिक की है, तो उस केस में आपको सिंगल क्रेडिट रेटिंग से काम नहीं चलेगा। आपको 2 क्रेडिट रेटिंग, 2 सीआरए, 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवानी पड़ेगी और उसमें जो लोअर रहेगा उसको आपको यूज करके तब अपना कमर्शियल पेपर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम A3 होनी चाहिए एज पर डेफिनेशन प्रिस्क्राइब बाई सेबी। तो मिनिमम A3 रेटिंग होगी तभी जो है, यही कहा था ना कि जो अच्छी रेटिंग वाले इंस्टीट्यूशन है, देखो A3 को अलाउ किया, B प्लस, B-, C इन सबको नहीं अलाउ किया। तो अच्छी रेटिंग वाले ही कंपनियां इसको इशू कर सकती हैं, इसलिए मिनिमम A3 रेटिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। उसके बाद में बात कर लेते हैं एक छोटा सा और टॉपिक है बाईबैक। ये भी आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम कितने समय बाद हम जो है मतलब कमर्शियल पेपर को बाईबैक कर सकते हैं। तो डेट ऑफ इशू से कम 30 दिन बीत जाए, मिनिमम पीरियड ऑफ 30 डेज जब आपका बीत जाए तब आप कमर्शियल पेपर को बाईबैक कर सकते हैं। बाईबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी ने कमर्शियल पेपर बेचा है और अब वो वापस खुद खरीदना चाहती, खुद कंपनी बाई बैक करना चाहती, खरीदना चाहती, तो कम से कम 30 दिन के लिए उसको आपको जिसने बाई किया उसके पास रखना होगा तभी आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने कमर्शियल पेपर इशू किया और 10 दिन बाद मेरा मूड हुआ अरे नहीं यार कमर्शियल पेपर वापस लेने हैं तुरंत ही, तो नहीं भैया, 10 दिन बाद तुम्हारे मूड से नहीं काम चलेगा। 30 दिन वेट करो। कितने दिन? 30 दिन आप वेट करो, तब जाके आप वापस ले सकते हो। बस यही इतना फंडा है। इशूअर में बाई बैक द सीपी इशूड बाई देम टू इन्वेस्टर्स बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने से पहले भी आप जो है इन्वेस्टर से बाई बैक कर सकते हैं। बाई बैक ऑफ सीपी शुड बी थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। इसको किसके थ्रू किया जाएगा? सेकेंडरी मार्केट के थ्रू किया जाएगा। और जो भी प्रिवेलिंग मार्केट रेट, जो भी मार्केट रेट उस समय कमर्शियल पेपर का चल रहा है उस रेट पर किया जाएगा। और मिनिमम जो है 30 डेज जो है इस डेट ऑफ इशू से मिनिमम 30 डेज बाद ही आप कमर्शियल पेपर को जो है बाई बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फ्रेंड्स इसमें रेड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एलिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि हमारे देश का कोई भी रेजिडेंट का जो है इन्वेस्ट कर सकता है, कमर्शियल पेपर खरीद सकता है। उसके अलावा नॉन रेजिडेंट भी जो है कमर्शियल पेपर खरीद सकते हैं, बशर्ते कि फेमा में जो लिमिट दी गई उसके तहत ही वो खरीद सकते हैं। फिर हमने देखा कि कमर्शियल पेपर जो है प्रोमिजनरी नोट के रूप में इशू किया जाता है। ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म होता है फिजिकल डेटा को, फिजिकल डॉक्यूमेंट को जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट में बदलना ही डीमेटेरियलाइजेशन कहलाता है। और इसके बाद में ये किसी न किसी डिपॉजिटरी के पास स्टोर रहता है। NSDL CSDL एग्जांपल दिया मैंने आपको। उसके बाद में ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए NSDL या CSDL को। ठीक है, उसके बाद में CP 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है। यहीं पर ही मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का भी बताया कि CD अगर है वो भी जो है 5 लाख या 5 लाख के मल्टीपल में ही इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर को जो फेस पे वैल्यू लिखी होती है उसके डिस्काउंट पर दिया जाता है। अगर 1000 लिखा है तो 900, 800, 750, 990, मतलब 1000 में नहीं, उससे कम में ही जो है इशू किया जाता है। डिस्काउंट का मतलब यह है वो डिपेंड करेगा कि कितना डिस्काउंट आपको देना है। ठीक है, और उसके बाद में अंडर रिटर्न CP और को एक्सेप्टेंस CP नहीं अलाउ होती हैं। कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, ये जो है आपका कमर्शियल पेपर में परमिटेड नहीं होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बाई करने का अधिकार और पुट ऑप्शन का मतलब सेल करने का अधिकार होता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू किए जाते हैं। मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू किए जाते हैं। जब तक आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है आपकी जो कंपनी की है
उसकी एक्सपायरी से आगे का आप कमर्शियल पेपर नहीं इशू कर सकते। तो क्रेडिट रेटिंग अगर एक्सपायर होने वाली तो उसको रिन्यू करवाइए तब इशू करिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें जो है मतलब सेबी से अप्रूव्ड किसी न किसी CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने कमर्शियल पेपर इशू करने से पहले अपनी जो है रेटिंग करवा लेना जरूरी होता है, ठीक है। कंपनी अपना क्रेडिट रेटिंग करवाएगी और अगर मान लो आप जितना कमर्शियल पेपर पूरे साल में इशू करना चाहते हो उसकी वैल्यू 1000 करोड़ या उससे अधिक की है तो कम से कम दो जो है आपको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवानी होगी। उसमें से जो लोअर होगा वैल्यू उसी को ही एक्सेप्ट करना होता है, ओके। उसके बाद में मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम A3 रेटिंग होनी चाहिए आपको कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए। फिर हमने बाईबैक की बात की, तो बाईबैक जो है कमर्शियल पेपर को बाईबैक किया सकता है, जिसने इशू किया है वो वापस खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकेंडरी मार्केट के थ्रू खरीदा जाएगा और मार्केट में जो रेट चल रहा होगा CP का उस रेट पर खरीदना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको मिनिमम जो है अगर आपको बाईबैक करना है तो मिनिमम जो है आपको 30 डेज जो है वेट करने के बाद ही जो है कमर्शियल पेपर इशू किए जाएंगे, लेकिन मिनिमम 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आपको वेट करना पड़ेगा। 30 दिन आप इंतजार करो, उसके बाद ही जो है आप उसको बाईबैक कर सकता है, कंपनी बाईबैक कर सकती है, ठीक है। तो ये देखो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है बाईबैक का मिनिमम 30 डेज पीरियड, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मिनिमम रेटिंग A3 होनी चाहिए, 1000 करोड़ या उससे अगर अधिक का पैसा इशू कर रहे हो तो जो है आपको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो है आपको वो चाहिए, क्या नाम है, रेटिंग चाहिए। मिनिमम 7 दिन के लिए इशू होता है और मैक्सिमम 1 साल के लिए इशू होता है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 5 लाख के डिनोमिनेशन में या उसके मल्टीपल में इशू होता है ये भी। तो ये जितने भी मैंने अभी लास्ट में एकदम जो है बैक टू बैक आपको रिवाइज करवाए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यही है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।